नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में धुनहार, धुनवार, किसान, सौरा, सांवरा और बिछिया समुदाय के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने वाले संविधान आदेश विधेयक 2022 को राज्यसभा ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। भाजपा ने कहा कि बीजेपी सांसदों की बदौलत 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में लाया जा सका है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जब सदन में आदिवासियों से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस सांसद जानबूझकर सदन से अनुपस्थित थे। वो नहीं चाहते थे कि विधेयक पर चर्चा हो। इसके पहले भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध कर कांग्रेस ने राज्यसभा में उसे पारित नहीं होने दिया था, ऐसा आरोप है। साथ ही उन्होंने इस विधेयक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के प्रयासों का परिणाम बताया है। इधर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने विधेयक राज्यसभा से पारित होने को लेकर अपनी सरकार की पीठ ठोकी है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण हो रही आदिवासी समुदाय की परेशानी को बताया। विभिन्न समाजों के माध्यम से जो ज्ञापन मिले उनकी सुनवाई कर एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे भारत सरकार को भेजा गया। इसका ही नतीजा है कि आज ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजूर हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस विधेयक का श्रेय लेने की होड़ में क्यों है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। ये झूठा श्रेय ले रहे हैं पूरी तरीके से। हमने तो पत्र भी सार्वजनिक किया था, आवश्यकता होगी हम फिर से पत्र दे देंगे पत्र आपको। इसमें पहल भूपेश बघेल जी ने किया था। भूपेश बघेल जी ने केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से राज्य के इस वर्ग का भला होगा। निश्चित तौर पर हम केंद्र को धन्यवाद देते हैं कि भूपेश बघेल जी की इस पहल का उन्होंने सम्मान रखा और विधेयक पारित किया। आज ऐसा दिन है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाइयों की कितनी विरोधी रही है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। कांग्रेस इतने दिनों तक 50-60 सालों तक सत्ता में रही, पर ये जनजाति शब्दों को सुधारने के लिए उसको समय नहीं मिला। माननीय भूपेश बघेल जी भी संयुक्त मध्य प्रदेश में 1990 के काल में सरकार में महत्वपूर्ण पद पर थे। उस समय याद नहीं आया क्या? उस समय आदिवासी वर्ग नहीं था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इनकी सरकारें केंद्र में भी रही 50-60 वर्षों तक, पर आदिवासियों का ध्यान नहीं आया, जनजातियां भटकती रही। और अगर किसी ने आदिवासियों का इस बारे में चिंतन किया, चिंता की और काम किया तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और अभी हमारे 9 सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष, सारे लोगों ने दिल्ली में इसमें प्रयास किया, क्योंकि संवैधानिक मसला था, दिल्ली से ही हल होता। पर कांग्रेस ने 50 वर्षों तक जो संविधान के पूरे संरक्षक बनकर बैठे थे, इस पर काम नहीं किया। ये आदिवासी विरोधी हैं। और नरेंद्र भाई मोदी, मैं कहूंगा आदिवासी, दलित और किसानों के हितैषी प्रधानमंत्री है। सब कुछ ठीक हो रहा है। और चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पिंकी शाह जी जुड़ चुकी है, साथ ही कांग्रेस से कृष्णा मरकाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक कॉमन सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगी, पिंकी जी और कृष्णा जी आपसे भी। देखिए, 12 आदिवासी जातियों को जनजाति का दर्जा मिल गया है, काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं आएगी और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। काफी दिनों से उनकी भी ये मांग थी जो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो है इस प्रस्ताव के पारित होते ही राजनीतिक सियासतदान भी अपना अपना फायदा देख रहे हैं। बात ये आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें अपना अपना फायदा देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के, आकर्षण करने की बात कर रहे हैं। कृष्णा जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रही, उनकी सरकार रही और वो ऐतिहासिक झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए हैं। इससे दो मुहा बात बिल्कुल वो हमेशा करते हैं। जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है 2018 से, और 2011 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि 12 जाति समूह को जनजाति में शामिल किया जाए। और इससे पहले आपको स्मरण भी दिलाऊंगा मैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी, माननीय भूपेश बघेल जी अध्यक्ष थे, तो सौरा समाज को लेकर के उन्होंने हमेशा आंदोलन किए, अनेकों पत्र लिखे और कहीं न कहीं
कांग्रेस हमेशा आदिवासियों की चिंता करती आ रही है, आजादी के बाद या आजादी के पहले, और कांग्रेस ही हमेशा आदिवासियों की चिंता की है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। और आप तो जानते ही हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लोहड़ीगुड़ा में कहा जाए संयंत्र लगाने के लिए जब नहीं लगा पाए तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई और उनकी जमीन को उन्होंने लौटाए। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, रमन की सरकार जब थी, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की भूमि संशोधन बिल विधेयक ला करके आदिवासियों के जमीन को हड़पने का काम उन्होंने किया। और माननीय भूपेश बघेल जी ने उन जमीनों को दिलाने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने दिलाने का काम किया। और हमेशा कांग्रेस आदिवासियों के लिए काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, पिंकी जी से इसका जवाब ले लेंगे। पिंकी जी, आपसे भी मैं सेम ही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि हमारी वजह से इन्हें जो है जनजातियों का दर्जा मिला और आने वाले समय में इनका फ़ायदा होगा। तो क्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप भी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल तो आपकी सरकार थी? देखिए, मैं इस मामले में पूरी बात आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी की बातें, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता और आदरणीय मरकाम जी जो डिबेट में बैठे हुए उनकी बातों को सुन रही थी। सुनते हुए मुझे हंसी आ रही थी कि वास्तव में झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस कितनी माहिर है। अपने इनके बड़े नेता तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, इनके जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको भी झूठ बोलने के लिए किस तरह से प्रेरित कांग्रेस करती है, सुन करके मुझे हंसी आ रही थी। स्वाभाविक सी बात है कि देश की आजादी को लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, जिनमें अधिकतर समय कांग्रेस का एक तरफा शासन केंद्र में भी रहा है, राज्यों में भी रहा है। और लेकिन आज से पहले न कांग्रेस ने कभी इस बात के लिए पहल नहीं की कि जिन मात्रात्मक त्रुटि की वजह से ये जो 12 जनजातियां हैं, जो केवल मात्रात्मक त्रुटि की वजह से जनजाति का लाभ नहीं ले सक रहे थे, जाति प्रमाण पत्र बनाने में उनको दिक्कत आ रही थी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग था, ऐसे वर्ग की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। और जब इन बातों को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन 12 जनजातियों में मात्रात्मक त्रुटि को हटा करके उनको भी आदिवासियों का सूची में शामिल किया, तो अब इनको तकलीफ होने लगी कि आखिर हम अपने रहते कर नहीं पाए और इनको हम श्रेय कैसे दे सकते हैं। इसलिए ठीक है पिंकी जी, मगर बात तो यही है ना कि 15 साल आपकी सरकार थी, फिर 9 साल डबल इंजन की भी सरकार थी, तो आपकी सरकार ने क्या प्रयास किया? हमको देखना है तो छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखें, जो स्वयं आदिवासियों के लिए कुछ कर नहीं सके हैं। आरक्षण वाले मामले में भी जो इन्होंने ढीला हवाला किया है, उस बात को भी यहाँ की जनता और पूरे देश की जनता ने देखा है। ये झूठ बोलने में जिस तरह से माहिर है, वही महाराज आज ये अपने ट्राइबल के प्रवक्ताओं को भी दे रहे हैं। मैं तो भाई तरफ से ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी को धन्यवाद आप दीजिए कि हमारे लोगों को उन्होंने उनकी समस्या को देखते हुए संज्ञान में लेकर के उनको आदिवासियों की लिस्ट में शामिल किया, ना कि अपना झूठा वाहवाही लेने के लिए अपने प्रदेश के नेताओं को आप इस तरह से उस होड़ में शामिल करें। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी। जी चलिए, अवधेश जी हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी, आपने दोनों ही पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनी, आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, क्या कहेंगे अवधेश जी? क्या इस देखिए ये चीज़ तो होनी ही थी, 70 साल बाद हो रहा है, अपने आप में काफ़ी सवाल भी खड़े करती है, और अब जब ये पारित हो गया है तो दोनों ही पार्टी जो है अपना अपना श्रेय ले रही है, क्या कहेंगे आप? इसका एक लाइन का अगर जवाब दें तो मैं ये कहूंगा कि सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से काम कर रहा है। देखिए मतलब सरकार में जो है, केंद्र सरकार में डिलिमिटेशंस के लिए तो बनता है, पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, उसमें भी बनता है, तो उसमें जो पर्याप्त लोगों की जो है, अब तो कास्ट सेंसस की भी बात चल रही है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन रजिस्टर में जब मेंशन होते रहता है उस समय जो लोग आपके सेंसस के लिए जाते हैं तो बहुत सारा जानकारी मांगते हैं, इवन की कास्ट से रिलेटेड भी जानकारी मांगी जाती है। दूसरी बात कि ये समस्या थी, सबको पता था, उसके बाद भी इतना समय लग गया, एंड उसके बाद भी अब ये जो होड़ मच रही है वो क्रेडिट को लेकर। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये खास करके जो है तो रिजर्वेशन देने की बात हुई है ना, जब संसद में जो अम्बेडकर जी और पूरी की पूरी संसद थी, उस समय जो है तो लोगों को जब रिजर्वेशन दिया गया इन तमाम चीजों को
जो है सो एक टाइप से बेनिफिशियरी के रूप में रखा गया। तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय सरकारों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, इसका ये मतलब है कि जो आपने सिस्टम बनाया है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो जिम्मेदारी तो दोनों सरकारों की बनती है कि अगर वो क्रेडिट ले रहे हैं तो इतने दिन तक उनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो उसके लिए भी वो जो है सो उसके लिए भी आगे आए। अवधेश जी, मैं जानना चाहूंगी क्या फायदा होगा, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ट्राइबल पॉलिटिक्स चल रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस हिसाब से प्रतिक्रिया आ रही है हम ये टर्म यूज कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आप देखिए कि ये जो है सो पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका लिटरेसी लेवल बढ़ता है और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता है तो लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती है। लोग अपने लेवल तो देखिए, अभी भी मैं कहता हूँ कि ट्राइबल एरियाज में अभी भी जो छत्तीसगढ़ में अगर बात कर ली जाए तो मिनरल रिच जो रिसोर्सेज वाला इलाका है, अभी भी ज्यादातर जो है सो हार्ड कोर जो ट्राइबल बेल्ट है उसी क्षेत्र में है। और जो बड़े संयंत्र लग रहे हैं, जिस संयंत्र के भी लोहांडीगुड़ा में एक टाटा का संयंत्र लगने वाला था, वो नहीं लगा, उनकी बात चल रही थी, और बहुत सारे जो संयंत्र पहले से लगे हुए हैं वहां भी जो ट्राइबल्स को उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसीलिए जो है जो कुल मिला के ये जो मतलब रस्साकसी चल रही है कि उस सेक्शंस में आ जाने के लिए, उसके पीछे कारण ही यही है क्योंकि आपको वहां बेनिफिट नहीं मिला। जो ऑटोनोमस बॉडीज आए उन्होंने उस हिसाब से बेनिफिट नहीं दिया जिन भी कारणों से। तो आपको एक ही जगह जहां बचती है, जहां वो बचती है सरकार, कि सरकार अगर आपको घोषित कर देते तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो उस लिहाज से देखें तो ये एक अच्छी पॉलिटिक्स है, लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो ये जो है तो ऐसा कह सकते हैं कि 70 से अधिक सालों का जो है सो भारतीय प्रजातंत्र का इतिहास है, उसमें अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग वंचित रह गए। हालांकि एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, ये जो कुल मिला के जो आइडेंटिफिकेशन हुई है, रिकॉग्निशन हुई है पार्लियामेंट में, ये अच्छी बात है, और इसमें करीब 8 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं वोट बैंक के हिसाब से अगर देख सकते हैं तो जो है एक बड़ा वोट बैंक भी है इसमें, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स तो होगी। ठीक है, वोट बैंक की यहाँ पर बात अवधेश जी ने की। पिंकी जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि आप आदिवासियों के साथ हैं, आदिवासियों के हित में काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता अनंत कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और उनका यही कहना होता है, उन्हें जब हम सुनते हैं उनका यही कहना होता है कि वो संतुष्ट नहीं है जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, इसीलिए उन्हें मजबूरन कांग्रेस में आना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, नंद कुमार साय जी का मामला अलग है। पार्टी ने उनका पर्याप्त सम्मान किया है, जितना उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी में था। पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, वो विधायक पद पर रहे हैं। संयुक्त मध्य प्रदेश में वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय जनजाति आयोग में अध्यक्ष का पद उनको मिला हुआ था। ऐसे तमाम जितना सम्मान पार्टी उनका कर सकती थी, पार्टी ने उनका किया है। अब उनके जाने का कारण क्या हो सकता है, ये तो अभी तक हमको ज्ञात नहीं है, क्योंकि इतने सम्मान के बाद में अगर कोई व्यक्ति जा सकता है तो उनका केवल अब पद रह गया था, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी। और मैं तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से कहना चाहूंगी कि उनकी ये भी इच्छा कांग्रेस में जाने के बाद में आप लोग पूरी करिए और उनको मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित करिए। मेरी आदिवासियों की बात हुई थी तब मैंने सवाल किया था, और कृष्णा जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। कृष्णा जी, यहाँ पर बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी संसद में, तब आपके बहुत सारे सांसद वहां से नदारद थे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने शुरुआत में कहा, माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छे, उन्होंने 11 फरवरी 2021 को उन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। रही बात 4-5 साल राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इन 12 जाति समूह को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों पता नहीं किया गया? दूसरी बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को उपेक्षित आई और करते रही है। अभी देख लीजिए, 2022 में 9 अगस्त का वो दिन मैं काला दिन को याद करूंगा, जिस दिन हमारा विश्व आदिवासी दिवस था। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया। ये कहीं ना कहीं उनको उपेक्षित किए हैं, और इसी वजह से बस्तर से लेकर के सरगुजा तक कहीं ना कहीं आदिवासी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का तिरस्कार किया है।
यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने वन अधिकार पट्टे और पेशा कानून को लटका करके रखे थे। उनको याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो झलियामारी का घटना, याद दिलाना चाहूंगा मैं कानन पेंडाली का वो बिलासपुर का घटना, वो आपका गर्भाशय कांड, आपका अखोरा कांड। ठीक है पिंकी जी, कुल मिलाकर कांग्रेस का यही कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता से इस पूरे मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री को यहाँ पर पत्र सौंपा, उसके बाद जो है एक्टिवनेस आई और ये जो विधेयक है ये पारित हुआ है। चलिए ठीक है, 60 साल कांग्रेस की सरकार थी मानते, मगर 15 साल आप भी तो थे, 3 पैटर्न में आपको भी तो जनता ने जो है मौका दिया था। झूठ कैसे बोल लेते हैं आप? जी पिंकी जी, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये तमाम आरोप लगा रहे थे, मामला केंद्र सरकार का है। मैं कहना चाहूंगी क्या कि भारतीय कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया? आजादी के बाद से आपने आदिवासियों की छूट कभी नहीं ली, केवल 5 लीटर शराब की छूट आप लोगों ने दी। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में आप लोगों का तिरस्कार कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये तो सब जग जाएंगे, दुनिया जान देख रही है, समझ रही है आप कितने सीट में सिमट गए हैं और आप कितने आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं और शोषण करते आ रहे हैं। इसी का परिणाम है आप 14 सीटों में सिमट गई है, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक। ये आदिवासियों का असली सम्मान। और आपको हंसी आती है आदिवासियों के ऊपर जब उपेक्षा होती है तो पिंकी तिवारी जी को हंसी आती है, और हंसी का परिणाम आप देख रहे हैं। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों की भला चाहा और आदिवासियों के हित में अनेकों जन कल्याणकारी योजना उन्होंने। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आरक्षण को लेकर के पीला हवाला कांग्रेस ने किया है, आरक्षण को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय जी हस्ताक्षर करने के लिए वो उतावली थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी गुप्त रूप से जाकर के उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर करने का, कहीं ना कहीं उनको दबाव बनाया गया कि इस बिल पर हस्ताक्षर न करें, आरक्षण बिल पर। ये आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने दोषों को छुपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं आप। ठीक है कृष्णा जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चीज़ को लेकर प्रयास ना किया हो। आपको याद दिला दूं कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया था और वो भी ये पूरा मुद्दा लेके गई थी। क्या कहेंगे आप कृष्णा जी? अनुसुईया उइके ने भी इस मुद्दे को उठाया था और वो भी इस मुद्दे को लेकर आगे तक गई थी 2019 में। अनुसुईया उइके तो चाहती थी कि उस आदिवासी के आरक्षण बिल पर मैं हस्ताक्षर करूंगी करके, और वो तैयार भी थी, और लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण वो नहीं कर पाई और अंततः उनका मरदाम जी आप है ना। इसे स्पष्ट है कि ये दोहरा मापदंड ना अपना भारतीय जनता पार्टी, ये दोहरा चरित्र है कि कितने आप आदिवासियों के प्रति आप प्रेम दिखाते हैं। आदिवासी के प्रति अगर कोई प्रेम दिखाया है, कोई जन कल्याणकारी योजना, कोई सूद लिए है, तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ली है। मरदाम जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण लागू हो, और यही कारण है कि क्वांटिफाइबल डाटा को आयोग की रिपोर्ट आप लोगों ने प्रस्तुत किया ही नहीं, और इसी कारण से आज तक आरक्षण जो बिल है वो भी आधा अधूरा में लटका पड़ा हुआ है। अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता है तो रहा सहा कारोबार भी ठप रह जाता। आप लोग चाहते ही नहीं कि आदिवासी आगे आए, पढ़े लिखे। आप लोग तो केवल उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। हमने जब हमारी सरकार थी हमने आदिवासी विकास चलिए अवधेश जी का मैं रुक करना चाहूंगी। अवधेश जी आपने सारी प्रतिक्रिया सुनी, और देखिए जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का यहाँ पर निकल कर आता है। और मैं अवधेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्योंकि ये चुनाव के महज 4 साल पहले, 4 महीने पहले इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, ये विधेयक पारित हो जाता है, आदिवासियों के हित में ये काम होता है। अब वोट बैंक की अगर हम बात करें तो आप किस पॉलिटिकल अंदाज में आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे? किस पार्टी को कितना नफा नुकसान इससे हो सकता है? जी देखिए, कुल मिला के रस्साकसी इसी बात को लेकर है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस सीटों का जो आंकड़ा है, कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कहें तो ट्राइबल जो पॉपुलेशन का जो मतलब सीटों पर इन्फ्लुएंस है वो करीब 35 सीटों पर सीधे सीधे हैं, और उसके बाद अगर कहें तो मिक्स्ड रूप से ये करीब 40 सीट, तो 90 विधानसभा में 40 सीट के करीब जो है तो ट्राइबल इन्फ्लुएंस के कारण डिसीजन होता है। अगर उसके साथ शेड्यूल कास्ट को भी मिला लें तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये जो है सो 50 सीट के करीब हो जाता है।
तो SC एंड ST एक ऐसा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में जो किसी भी सरकार को मतलब किसी भी पार्टी की सरकार को बना सकती है और फिर उखाड़ के फेंक सकती है। तो यही कारण है कि जब बीजेपी की सरकार बनी कल कंटिन्यूसली 15 सालों तक, तो सरगुजा और बस्तर का जो मतलब डिवीजन है, इनमें जबरदस्त समर्थन मिला था बीजेपी को। उसके बाद फिर कांग्रेस की जब सरकार बनी तो यही दो एरिया हैं जिनमें जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला है। तो कुल मिला के रसाकसी बात की है कि आदिवासी किस ओर है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जो बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज की जो बात करेंगे, तो एवरेज इनकम में जो बढ़ोतरी हुई है आदिवासियों की, जिसकी बात करें कि ग्राउंड लेवल में जो आदिवासी हैं वो अभी भी जो है इवन सरकारी रिकॉर्ड्स में अनसेटिस्फैक्टरी के रूप में है। कुछ एक चंद लोगों के हाथ में पैसा गया है, लेकिन जो पैसा उचित रूप से जो है सो आदिवासियों को जेब में जाना चाहिए था, उनकी आजीविका को लेकर जिस हिसाब से होने चाहिए थे, या फिर उनके क्षेत्र में जिस हिसाब से जो दूरस्थ क्षेत्र में है कि जिस हिसाब से जो कंस्ट्रक्शंस होने थे, हॉस्पिटल सबसे बड़ा सेक्टर है, 2 सेक्टर है जिसमें सर्वाधिक मांग आते रहती है। एक है शिक्षा, दूसरा है हॉस्पिटल। इनको लेकर लगातार आदिवासी दूर क्षेत्रों से मांग आते रही है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों सरकारों के में वो स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधर पाई। जी अवधेश जी, अब देखना खास होगा क्योंकि अब ये जो है पारित हो गया है, तो अब देखना खास होगा कि क्या कुछ स्थिति बदलती है या फिर ज़मीनी स्तर पर हालात जस के तस रहते हैं। फिलहाल तो जो है दोनों ही पार्टियां अपने अपने सियासी तीर छोड़ रही है। अब देखना खास होगा और ये इसका फैसला जो है खुद जनता कर लेगी और आने वाले चुनाव में जो है बता देगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज हमने चर्चा की उस विधेयक को लेकर जिसमें 12 जनजातियों को दर्जा मिला है, 12 आदिवासी समाज को जनजाति का दर्जा मिला और उसके बाद से ही श्रेय लेने की होड़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में मच गई है। अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में यही लोग जो एक बड़ा वोट बैंक जो है छत्तीसगढ़ में कवर करते हैं, किसका साथ देते हैं और किसकी सरकार जो है इनकी बदौलत छत्तीसगढ़ में बनती है। फिलहाल इसमें इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए में इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए अनादि टीवी।